आइए आइए शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। उसका नाम जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो दोस्तों, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है? ये वो ड्रग्स हैं जो कहाँ यूज़ होते हैं? ये एपिलेप्सी में यूज़ होते हैं। और एपिलेप्सी में क्या देखने को मिलता है? पेशेंट को सीजर्स होते हैं। सीजर्स मतलब दौरा पड़ता है पेशेंट को, राइट? तो ये जो एपिलेप्सी है या सीजर है, इसका पहले मैं आपको एक सिंपल क्लासिफिकेशन बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगा। देखो, एपिलेप्सी या सीजर, इसको हम ब्रॉडली सब क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में। एक जिसे हम कहते हैं जनरलाइज सीजर और जनरलाइज एपिलेप्सी, और एक दूसरी तरफ है हमारे पास पार्शियल सीजर या पार्शियल एपिलेप्सी। सो ये ब्रॉड दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, अब जनरलाइज सीजर, यहाँ पे हमारे पास सीजर्स हैं जैसे कि जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, या इसे हम GTCS भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रैंड माल एपिलेप्सी। तो आपके एग्जाम्स में ऑप्शंस में GTCS होगा या ग्रैंड माल एपिलेप्सी होगा, उसका मतलब एक ही है, राइट? दूसरा है मायोक्लॉनिक सीजर, और जिसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे लेक्चर में MS। मायोक्लॉनिक सीजर में जो सबसे कॉमन टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन, उसे हम कहते हैं JME, जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी। तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर ऑप्शन या तो मायोक्लॉनिक सीजर होगा या JME होगा, जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी। तीसरा एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर इसको हम कहते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे AS लेक्चर E, जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी। तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर ऑप्शन या तो मायोक्लॉनिक सीजर होगा या JME होगा, जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी। तीसरा एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर इसको हम कहते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे AS लेक्चर में, और इसे हम कहते हैं पेटिट माल एपिलेप्सी। तो ये नाम जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शंस में या तो एब्सेंस सीजर हो सकता है या पेटिट माल एपिलेप्सी हो सकता है, राइट? और दूसरी तरफ पार्शियल सीजर है, और पार्शियल सीजर ये सिंपल पार्शियल सीजर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर हो सकता है, राइट? और दोनों के मैनेजमेंट में कोई खास अंतर नहीं है, राइट? दोनों के मैनेजमेंट में कोई खास अंतर नहीं है। तो हम जहाँ भी पार्शियल सीजर की बात करेंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे PS, पार्शियल सीजर, राइट? सो ये शॉर्ट फॉर्म बताया मैंने दोस्तों आपको, ये क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको कि हम ये जो शॉर्ट फॉर्म है GTCS, MS, एब्सेंस सीजर, पार्शियल सीजर, ये यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन मैंने बताया है। डिटेल में क्लासिफिकेशन और इन सीजर में क्या होता है वो आप मेडिसिन में पढ़ेंगे, राइट? अब देखो, फार्मा में, इससे पहले कि मैं इंडिविजुअल ड्रग्स के ऊपर जाऊँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्यों ये जो सीजर हैं ये क्यों होते हैं। तो उससे आप समझ पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सीजर में एक पर्टिकुलर ड्रग को हम क्यों प्रेफर करते हैं, राइट? तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी, कि किसी भी इंसान में एपिलेप्सी क्यों होता है। और ये समझाने के लिए आपको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन को ड्रॉ करूँगा। तो सपोज़ ये आपके ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स हैं। ये बाहरी वाला एरिया जो है ये आपका कॉर्टेक्स है, और उसके नीचे जो सफ़ेद एरिया है ये है सब कॉर्टिकल एरिया। एक तरफ हम बात करेंगे जनरलाइज सीजर के बारे में, राइट? दूसरी तरफ हम बात करेंगे पार्शियल सीजर के बारे में। शुरुआत करते हैं। एरिया जो है ये आपका कॉर्टेक्स है, और उसके नीचे जो सफ़ेद एरिया है ये है सब कॉर्टिकल एरिया। एक तरफ हम बात करेंगे जनरलाइज सीजर के बारे में, राइट? दूसरी तरफ हम बात करेंगे पार्शियल सीजर के बारे में। शुरुआत करते हैं जनरलाइज सीजर से। दोस्तों, इस चीज़ को समझो, जनरलाइज सीजर का जो कारण वो एक सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर में होता है, और उस सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलामस। और थैलामस में T टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो दिक्कत क्या होती है इस केस में यूजुअली, कि थैलामस में जो T टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं वो कुछ पेशेंट्स में अपने आप फायर करने लगते हैं। तो यूजुअली ये कब फायर करने चाहिए? जब इनको कोई स्टिमुलस आता है बाहर से। अब कहीं से कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा, इनको चुपचाप बैठना चाहिए, पर ये बैठना नहीं चाहते, ये खुद ही उछलने लगते हैं, और उस स्पॉन्टेनियस फायरिंग होता है, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल बनता है, और ये एक्शन पोटेंशियल आपके कॉर्टेक्स में जाता है और पूरे के पूरे कॉर्टेक्स को डिपोलराइज कर देता है। पूरा का पूरा कॉर्टेक्स में जितने न्यूरॉन्स हैं सारे न्यूरॉन्स डिपोलराइज हो जाएंगे। अब जब सारे न्यूरॉन्स डिपोलराइज होंगे तो आपके कॉर्टिकल न्यूरॉन्स नीचे की तरफ फायर करेंगे,
और जब नीचे की तरफ एक्शन पोटेंशियल जाएगा, एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोपागेट होता है दोस्तों, कौन से चैनल से, सोडियम चैनल से। तो सोडियम चैनल के माध्यम से एक्शन पोटेंशियल अब नीचे की तरफ जाएगा, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड में आने के बाद आपके बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स में सारे न्यूरॉन्स डिपोलराइज हो चुके हैं और जो कि आपके बॉडी के मसल्स को सप्लाई करते हैं, तो जब ये फायर करेंगे तो आपके बॉडी में जितने भी मसल्स हैं सारे के सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लेंचिंग ऑफ टीथ होगा, राइट। और सेंटर फॉर डेफिकेशन यूरिनेशन जो भी है वो भी डिपोलराइज हो जाएंगे, तो इन पेशेंट्स में यूरिनेशन डेफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर है जिसे हम कहते हैं GTCS और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर। सो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर का ये माध्यम है। एक और सीजर है JME या मायोक्लोनिक सीजर, आप कह लीजिए मायोक्लोनिक सीजर या जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। तो ये जो दो सीजर मैंने आपको बताया, इनका मैकेनिज्म एक जैसे, मतलब इनका शुरुआत कहाँ से होता है, पहले ये समझना है आपको, शुरुआत कहाँ से होता है, थैलेमस से। कौन से चैनल से, कैल्शियम से। और इनका प्रोपैगेशन किसके माध्यम से होता है, सोडियम की वजह से। सो मायोक्लोनिक सीजर और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, इन दोनों में कैल्शियम और सोडियम दोनों इन्वॉल्व है। अब बात करेंगे एक तीसरा सब टाइप का जिसका नाम है एब्सेंस सीजर। अब दोस्तों समझो इस बात को, एब्सेंस सीजर में कुछ तो है जो अलग है, और वो कुछ क्या है जो अलग है, ध्यान से देखो। GTCS MS में कैल्शियम चैनल्स फायर करे, एक्शन पोटेंशियल कॉर्टेक्स में पहुंचा। एब्सेंस सीजर में क्या होता है, ये एक्शन पोटेंशियल कॉर्टेक्स में नहीं जाता, तो एक्शन पोटेंशियल एब्सेंस सीजर में सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता है, थैलेमस में रहता है। तो जब कॉर्टेक्स में नहीं जाएगा, मतलब कौन से चैनल इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एब्सेंस सीजर में सोडियम चैनल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एब्सेंस सीजर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा चैनल इन्वॉल्व है, कैल्शियम चैनल। आप समझो इस बात को, एब्सेंस सीजर में क्योंकि आपका कॉर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जो दौरा पड़ता है जब, तो फ्रैंक मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एब्सेंस सीजर में देखने को नहीं मिलता। एब्सेंस सीजर में सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी। मतलब एब्सेंस सीजर का यूजुअली पता कैसे लगता है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है एब्सेंस सीजर, और पता तब लगता है जब बच्चे के माता पिता हैं, उनको पेशेंट्स, उनको जो है टीचर्स, वो कंप्लेन करते हैं कि जो आपका बच्चा है वो क्लास में अटेंटिव नहीं है, राइट, वो क्लास में अटेंटिव नहीं है। और जब टीचर को लगता है कि बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं है, तो उस समय उसको क्या पड़ रहा है, दौरा पड़ रहा है। सो वो घूरते रहेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए घूरेंगे सिर्फ, राइट। सो ये जो ब्रीफ स्टेयरिंग एपिसोड है, इसे हम कहते हैं एब्सेंस सीजर। यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। हालांकि GTCS और MS इन दोनों में मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि जो आपका कॉर्टेक्स है वो इन्वॉल्व है। सो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि GTCS MS में और एब्सेंस सीजर में इनमें क्या अंतर है। अब बात करते हैं पार्शियल सीजर की। पार्शियल सीजर की थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है पार्शियल। जनरलाइज मतलब सारे पूरा का पूरा आपका ब्रेन इन्वॉल्व है। पार्शियल सीजर, देखो पार्शियल सीजर का जो कारण है या जो कॉज है वो आपके कॉर्टेक्स में बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है आपके कॉर्टेक्स में। और दोस्तों इसको हम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। SOL का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। तो ये कॉर्टेक्स में क्या हो सकता है, ये एक ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर जो बैठा हुआ है आपके कॉर्टेक्स में। ये क्या हो सकता है, ये एक न्यूरोसिस्टी सार्कोसिस हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये एक ग्लायोसिस हो सकता है। ग्लायोसिस का मतलब होता है न्यूरॉन में फाइब्रोसिस, जो कि ट्रामा की वजह से हो सकता है, इन्फार्क्ट की वजह से हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लीजन, तो ये कॉर्टेक्स में क्या हो सकता है, ये एक ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर जो बैठा हुआ है आपके कॉर्टेक्स में। ये क्या हो सकता है, ये एक न्यूरोसिस्टी सार्कोसिस हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये एक ग्लायोसिस हो सकता है। ग्लायोसिस का मतलब होता है न्यूरॉन में फाइब्रोसिस, जो कि ट्रामा की वजह से हो सकता है, इन्फार्क्ट की वजह से हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा है जो कॉर्टेक्स में बैठा हुआ है जिसको नहीं होना चाहिए, अनवांटेड लीजन, इसे हम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। तो अच्छा, ये जो लीजन है जो कॉर्टेक्स में बैठा हुआ है, इसकी वजह से दिक्कत क्या होगी, तो देखो समझने की कोशिश करो। इसके इर्द गिर्द जो न्यूरॉन है, सपोज ये न्यूरॉन्स हैं, इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, राइट, ये न्यूरॉन्स इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और ये जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, ये जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, ये करता क्या है, ये इन न्यूरॉन्स को इरिटेट करता है। इन न्यूरॉन्स को, जिसके आसपास जो न्यूरॉन्स हैं उनको इरिटेट करेगा। और जब ये न्यूरॉन्स इरिटेट होते हैं तो ये एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं। और वो जो एक्शन पोटेंशियल बनता है वो किसकी वजह से प्रोपागेट होता है दोस्तों, वो सोडियम की वजह से प्रोपागेट होता है। तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल बनेगा वो सोडियम की वजह से बनेगा, जो प्रोपागेट होगा वो सोडियम की वजह से होगा, राइट। जो नॉर्मल आपके सेल्स में कोई भी डीपोलराइजेशन होता है किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से। तो ये एक्शन पोटेंशियल नीचे आएगा, और यहाँ पर आने के बाद, ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नीचे आने के बाद, सपोज ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट है, तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के एक सेगमेंट में आएगा, और उस सेगमेंट में आने के बाद ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को डिपोलराइज कर देगा। तो ये मसल कौन सा है भाई, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल को डिपोलराइज कर रहा है, तो ये मसल है कौन सा, ये वो मसल है जिसको स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन आपके ब्रेन में रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है आपके ब्रेन में अलग अलग पॉइंट्स हैं हर मसल के लिए, तो जब मैं अपना अंगूठा हिलाता हूं तो उसके लिए भी एक पॉइंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे अंगूठे वाले पॉइंट पे है, तो जब भी वो फायर करेगा तो मेरा अंगूठा अपने आप हिलेगा, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल सीजर कहते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आयंस की बात करें तो पार्शियल सीजर में एक लौता आयन है जो इन्वॉल्व है दोस्तों, और वो कौन है, सोडियम आयन है। तो देखो मैंने आपको इतनी राम कहानी क्यों सुनाई, ताकि आपको ट्रीटमेंट समझने में आसानी हो। तो जब भी मैं बात करूं जनरलाइज सीजर के ट्रीटमेंट की, खासकर GTCS और MS, तो इनमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये दोनों फर्स्ट लाइन ड्रग है। अगर मैं एब्सेंस सीजर की बात करूं तो क्या यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, राइट। तो यहाँ पर कैल्शियम क्योंकि मूल कारण है, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि वाल्प्रोएट, राइट। तो वाल्प्रोएट, अगर आपके एग्जाम में सवाल आएगा जीटीसीएस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मायोक्रोनिक सीजर का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एब्सेंस सीजर का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, वाल्प्रोएट होगा। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है, ये जो मायोक्रोनिक सीजर है, दिस इज वर्सन बाय कार्बामाजेपिन एंड फेनिटोइन। सो कहने का मतलब ये है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को आप यूज़ कर सकते हैं मायोक्रोनिक सीजर में, पर शर्त यह है कि कार्बामाजेपिन और फेनिटोइन को आप यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सोडियम चैनल ब्लॉकर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपने याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पार्शियल सीजर के ट्रीटमेंट में। तो अभी तो मुश्किल है नहीं। अगर हम बात करें पार्शियल सीजर के ट्रीटमेंट की, अगर पार्शियल सीजर के ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों मुझे किसको ब्लॉक करना है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल सीजर। और सोडियम चैनल ब्लॉकर में भी जो प्रीफर्ड ड्रग होगा, ड्रग ऑफ चॉइस, वो है कार्बामाजेपिन। तो कार्बामाजेपिन सबसे प्रीफर्ड ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल सीजर। अब दोस्तों देखो, ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को समझ जाएंगे और इस डायग्राम से आप ड्रग्स को याद रखने की कोशिश करेंगे, तो जब भी आपके एग्जाम में सवाल आएगा आपको सीजर किसी ड्रग को लेकर के, तो आप हमेशा आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन करो मैं आपसे कहता हूं कि भाई ठीक है, मुझे बताओ फेनिटोइन के क्या यूज़ हैं, फेनिटोइन के क्या यूज़ हैं। तो मुझे पता है दोस्तों कि फेनिटोइन है क्या, फेनिटोइन है क्या, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये मुझे पता है। तो अब मैं देखूंगा कि फेनिटोइन को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि फेनिटोइन सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो फेनिटोइन को हम यूज़ कर पाएंगे कहाँ पे, नंबर 1 फेनिटोइन को हम यूज़ करेंगे इस तरफ। अगर आप देखोगे फेनिटोइन का यूज़ में, तो एक यूज़ क्या मिल गया आपको, जीटीसीएस, जनरल टॉनिक सीजर। सोडियम चैनल ब्लॉकर है तो उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पार्शियल सीजर में। तो फेनिटोइन के केवल 2 यूज़ हैं, जीटीसीएस, पार्शियल सीजर, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि मायोक्रोनिक सीजर में आप यूज़ नहीं कर सकते। उसी प्रकार कोई आपसे पूछेगा बताइए कार्बामाजेपिन का क्या यूज़ है, वही यूज़ होगा। 2 यूज़ हैं, जीटीसीएस, पार्शियल सीजर, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि मायोक्रोनिक सीजर में आप यूज़ नहीं कर सकते। उसी प्रकार कोई आपसे पूछेगा बताइए कार्बामाजेपिन का क्या यूज़ है, वही यूज़ होगा, जीटीसीएस, पार्शियल सीजर, 2 ही यूज़ हैं। कोई अगर आपसे पूछता है बताइए लैमोट्रिजिन का क्या यूज़ होगा, दोस्तों लैमोट्रिजिन क्या है, वो भी एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है। लैमोट्रिजिन क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। लेकिन लैमोट्रिजिन कहाँ यूज़ कर सकते हैं भाई, जीटीसीएस में यूज़ कर सकते हैं, पार्शियल सीजर में यूज़ कर सकते हैं, पर मायोक्रोनिक सीजर में लैमोट्रिजिन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। तो आप और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मायोक्रोनिक सीजर में। तो लैमोट्रिजिन में 3 यूज़ आ जाएगा, जीटीसीएस, पार्शियल सीजर, एमएस। कोई आपसे पूछेगा बताइए वाल्प्रोएट का क्या यूज़ है, बहुत सिंपल है, वाल्प्रोएट कहाँ यूज़ होगा, जीटीसीएस में, मायोक्रोनिक सीजर में और एब्सेंस सीजर में। तो दोस्तों ये बताने का मेरा मकसद ये था ताकि आप समझ सकें कि कौन से सीजर में कौन सा ड्रग यूज़ होता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। भाई कई बार पेशेंट आपको आकर के पूछेगा, राइट, एज अ नर्स आप काम करेंगे तो पेशेंट पूछेगा दीदी ये बताइए कि ये जो ड्रग मैं ले रहा हूँ ये मुझे कितने समय के लिए लेना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू टेक दिस ड्रग। सो द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है एंटी एपिलेप्टिक का, इट इज़ मिनिमम 2 years ऑफ सीजर फ्री पीरियड। सो मिनिमम 2 साल सीजर फ्री पीरियड, मतलब दवाई लेते वक्त 2 साल तक उसको दौरा नहीं पड़ना चाहिए। 2 साल पूरे हो गए हैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम टेपर डाउन करेंगे। आप ये बात को समझिएगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को कभी एकदम से बंद नहीं करते। सपोज ये मेरा डोज चल रहा था, ये मेरा डोज था, मैंने एरो से दर्शाया है, तो मैं एकदम से बंद नहीं करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, डोज को थोड़ा कम करूंगा, डोज को फिर थोड़ा कम करूंगा, थोड़ा कम करूंगा। तो मैं कई हफ्तों में डोज को धीरे धीरे, राइट, मैनी वीक्स, कई हफ्तों में मैं डोज को धीरे धीरे कम करूंगा और फिर मैं उसको बंद करूंगा, एकदम से बंद नहीं करते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, जो ड्यूरेशन है मिनिमम 2 साल है। यहाँ पर दोस्तों एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है मायोक्रोनिक सीजर। मायोक्रोनिक सीजर में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बिकॉज मायोक्रोनिक सीजर जो होते हैं उसमें देखा ये गया है कि जैसे ही आप ड्रग को बंद करेंगे, जैसे ही दवाई को बंद करेंगे, इफेक्ट गायब हो जाता है, मतलब कि जो सीजर है दोबारा पड़ना चालू हो जाता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। अब बात करेंगे ड्रग्स की। तो हमने जो बेसिक्स था वो देख लिया, अब ड्रग्स की बात करते हैं। पहला क्लास की बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में 2 इंपॉर्टेंट ड्रग है। पहले ड्रग की बात करते हैं वाल्प्रोएट। तो आपके एग्जाम में वाल्प्रोएट होगा, वाल्प्रोइक एसिड होगा, एक ही ड्रग है। तो वाल्प्रोएट, सबसे पहले अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ दोस्तों, इसका मेन मैकेनिज्म क्या है, इसका मेन मैकेनिज्म है कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसके अलावा ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकता है और ये जो है आपके
इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा को भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको इसी डायग्राम में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों देखो, इस डायग्राम में मैंने क्या बताया कि सीजर के ट्रीटमेंट के लिए जो मेन ड्रग्स हैं वो या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, मेन ड्रग्स हैं। अब इस बात को समझो, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो एक ड्रग पे काबू नहीं होगा उनका सीजर, तो उनको दूसरे ड्रग्स देने पड़ेंगे। तो वो दूसरे ड्रग्स कौन से हैं जिनको मैं इनके साथ जोड़ के दे सकता हूं ताकि सीजर्स को काबू कर सकें? तो ध्यान से समझो, यहां पे जो सीजर आ रहा था पेशेंट को, सीजर क्यों आ रहा था? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो ध्यान से समझो कि अगर मैं इस एक्शन पोटेंशियल को नीचे जाने से रोक दूं, दोनों में, अगर मैं इस एक्शन पोटेंशियल को नीचे जाने से रोक दूं तब भी मुझे एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट मिलेगा कि नहीं? अब सवाल ये उठता है कि मैं इस एक्शन पोटेंशियल को नीचे जाने से कैसे रोक सकता हूं? तो देखो, एक्शन पोटेंशियल को नीचे जाने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे नंबर 1 मैं क्या कर सकता हूं? मैं पोटेशियम चैनल्स को खोल दूंगा। तो न्यूरॉन्स में पोटेशियम चैनल्स अगर हम खोल देंगे तो वो हाइपरपोलराइज हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल को आगे जाने नहीं देंगे। नंबर 2 मैं क्या कर सकता हूं? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा सकता हूं, गाबा, तो इनिबिशन को बढ़ाएंगे। नंबर 3 मैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को कम कर सकता हूं, दैट इज ग्लूटामेट। तो गाबा या ग्लूटामेट के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो आपने एक्साइटेशन को कम किया या इनिबिशन को बढ़ाया तो उससे भी एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट मिलेगा। सो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो 3 क्लास हैं इनका काम क्या है? ये एड ऑन ड्रग्स हैं। ये क्या है? एड ऑन ड्रग्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ये क्या हैं? ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। तो मैं पेशेंट को शुरुआत करूंगा आइदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से या सोडियम चैनल ब्लॉकर से। अगर मेरा पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो मैं उसमें एक और ड्रग डाल दूंगा। वो या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो कई बार पेशेंट 2 ड्रग पे होता है, कई बार 3 ड्रग पे भी होता है, डिपेंड करता है कैसे सीजर के साथ आप डील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैल्प्रोएट एक वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग है। वैल्प्रोएट एक वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है, राइट। और मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी आप सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो उसमें आप पार्शियल सीजर में यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्प्रोएट हालांकि मेनली जनरलाइज सीजर में यूज़ होता है, पर ये सेकंड लाइन के तौर पे यूज़ हो सकता है पार्शियल सीजर में। क्यों? इसका सेकेंडरी मैकेनिज्म है सोडियम चैनल ब्लॉक। अब वैल्प्रोएट की यूजेस की बात करते हैं। देखो, वैल्प्रोएट एक फर्स्ट लाइन ड्रग है और ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा एमसीक्यू पॉइंट आते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर सवाल आएगा आज की डेट पे कि बताइए जीटीसीएस और मायोक्लोनिक सीजर या जेएमई या एब्सेंस सीजर, इनका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो आपका बेस्ट आंसर होगा वैल्प्रोएट, बेस्ट आंसर होगा वैल्प्रोएट। और जितने भी जनरलाइज सीजर हैं, ये सारे हैं क्या? ये तो हैं तो जनरलाइज सीजर। जितने भी जनरलाइज सीजर हैं वहाँ पे ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। पार्शियल सीजर में क्या है? ये सेकंड लाइन ड्रग है, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, ये एपिलेप्सी में एक और इंपॉर्टेंट यूज़ है, दैट इज वैल्प्रोएट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम। सो दोस्तों, लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम है क्या? असल में ये एक मिक्स्ड सीजर सिंड्रोम है। और इस बात को समझो, मिक्स्ड सीजर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि एक ही पेशेंट में आपको कई प्रकार के सीजर दिखेंगे और उनको ट्रीट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इनके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो वैल्प्रोएट है। तो वैल्प्रोएट कहाँ ड्रग ऑफ चॉइस है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आपको सवाल आते हैं। तो ये एपिलेप्सी की बात हो गई। देखो, एपिलेप्सी के अलावा कुछ और जगह है जहां पर हम यूज़ करते हैं वैल्प्रोएट को। वैल्प्रोएट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रैपिड साइक्लर। तो ये जो रैपिड साइक्लर है ये क्या है? ये मैं बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मेनिया की बात करेंगे, तब मैं बताऊंगा रैपिड साइक्लर है क्या। रैपिड साइक्लर यूजुअली एक पेशेंट होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, और इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिटी में बाद में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो अभी। तो ड्रग ऑफ चॉइस है रैपिड साइक्लर का। इसके अलावा दोस्तों, इसको हम प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज़ कर सकते हैं। पर माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये सेकेंड लाइन ड्रग है। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। तो देखो, अब बात करते हैं वैल्प्रोएट के साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट में अगर हम बात करें, सबसे पहले नॉसिया वॉमिटिंग, ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है जो इसके साथ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये क्या कर सकता है? कॉस्मेटिक डिफेक्ट कर सकता है, जैसे कि ओबेसिटी कर सकता है, एलोपेशिया कर सकता है। तो दोस्तों, इस ड्रग को देने से पहले यू हैव टू बी केयरफुल इन फीमेल्स। तो फीमेल्स, पता है आपको, ओबेसिटी, एलोपेशिया, ये हाईली ऐसे साइड इफेक्ट हैं जिनको हमें फीमेल्स में अवॉइड करना चाहिए। पर अगर मेरे पास कोई दूसरा ड्रग नहीं है तो मैं वैल्प्रोएट यूज़ करूँगा। तो मैंने बताया आपको माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में सेकंड लाइन है। क्यों है? माइग्रेन दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो सरदर्द होता है माइग्रेन में, ज़्यादातर कौन से सेक्स में होता है? फीमेल्स में। तो अगर माइग्रेन में मेरे पास कोई दूसरा ड्रग है तो मैं उसको पहले यूज़ करूँगा, मैं वैल्प्रोएट को यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ दीज साइड इफेक्ट लाइक ओबेसिटी एंड एलोपेशिया। तीसरा, वैल्प्रोएट कैन ऑल्सो कॉज पैनक्रियाटाइटिस
वैल्प्रोइड इज हिपैटोटॉक्सिक, और ये जो हिपैटोटॉक्सिसिटी है इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लीवोकार्निटिन यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीडोट है फॉर हिपैटोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा दोस्तों ये एक टेराटोजेनिक ड्रग है। हिपैटोटॉक्सिसिटी है इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लीवोकार्निटिन यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीडोट है फॉर हिपैटोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा दोस्तों ये एक टेराटोजेनिक ड्रग है। ये एक टेराटोजेनिक ड्रग है और ये करता क्या है, खासकर इसके साथ आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। और एट लास्ट ड्रग इंटरेक्शन याद रखिएगा कि वैल्प्रोइड है क्या, ये एक एंजाइम इनिबिटर है। तो क्योंकि ये एंजाइम इनिबिटर है, ये क्या कर सकता है, कैन कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ अदर ड्रग्स। तो ये जी फार्मा में बताया था मैंने आपको किस तरह एंजाइम एंजाइम इनिबिटर्स दूसरे ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो दोस्तों क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चंस आपको कहाँ पे आएंगे, साइड इफेक्ट पे आएंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे याद रखिएगा, इसके अलावा एक और साइड इफेक्ट ये करता है जिसे हम कहते हैं ट्रेमर, ये ट्रेमर भी करता है, राइट। तो क्वेश्चन आपको आएंगे कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ट्रेमर करता है, या कौन सा एंटी एपिलेप्टिक में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, या किस में ओबेसिटी होता है, किस में एलोपेशिया होता है। तो ये जो है ये सिंपल चीज़ें आपको एग्जाम में सवाल में पूछे जाते हैं, राइट। दूसरा सवाल यहाँ पे आएंगे आपको ड्रग ऑफ चॉइस पे आएंगे कि बताइए GTCS का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, या MS का, या एब्सेंस सीजर का, या LGS का, लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम, इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे आने वाले समय में, दैट इज LGS, राइट दोस्तों। तो दूसरा ड्रग जो है यहाँ पे जो इंडिया में बहुत रेयरली यूज़ होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, द ड्रग इज कॉल्ड एज इथोसुक्सिमाइड। और इथोसुक्सिमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम बात करें तो वैल्प्रोइड की तरह ये बहुत सी जगह काम नहीं करता, ये सिर्फ एक ही जगह काम करता है और वो है आपका कैल्शियम चैनल्स। ये सिर्फ कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है और कहीं काम नहीं करता। तो ये इथोसुक्सिमाइड की बात हुई। इसका यूज़ कहाँ है, ये कहाँ यूज़ होता है, एब्सेंस सीजर में। एब्सेंस सीजर में इन चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो 2 साल से कम के बच्चों में ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि इस चीज़ को याद रखिए, वैल्प्रोइड एब्सेंस सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस है, पर क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिक है, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स। तो 2 साल से कम के बच्चों में वैल्प्रोइड आप नहीं देंगे। तो उन बच्चों में मैं क्या दूंगा, मैं इथोसुक्सिमाइड दूंगा, राइट। तो याद रखिएगा दोस्तों, दो ड्रग्स हमने डिस्कस करा जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं, दोज आर वैल्प्रोइड एंड इथोसुक्सिमाइड। अब डिस्कस करते हैं जो सबसे बड़ा क्लास है। जो सबसे बड़ा क्लास है वो है आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो दोस्तों सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है फेनिटोइन, या इसको हम डाइफिनाइल हाइडेंटोइन के नाम से भी जानते हैं। सो फेनिटोइन या डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों। फेनिटोइन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ही सादा सीधा ड्रग है, सिंपल ड्रग है। ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है और कहीं काम नहीं करता। यूज़ की अगर हम बात करें तो ये ओरल रूट से दिया जाता है, ओरल रूट से दिया जाता है। और ओरल रूट से ये सीजर में कहाँ यूज़ होगा, आप खुद याद करो, क्या बताया था मैंने, डायग्राम याद करो, क्या बताया था, जनरलाइज में किस में यूज़ होगा, GTCS में। दूसरी तरफ कहाँ यूज़ हो रहा था, पार्शियल सीजर। तो सीजर में सिर्फ इतना ही इसका यूज़ है। और GTCS पार्शियल सीजर में जब यूज़ करते हैं तो इसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वो तकरीबन 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml है। तो सीरम कंसंट्रेशन में फेनिटोइन पे सवाल कई बार आ जाता है आपको, बिकॉज ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला ड्रग है, राइट। सो GTCS पार्शियल सीजर में ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग है, राइट। ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछेंगे तो वैल्प्रोइड आंसर होगा। फेनिटोइन फर्स्ट लाइन ड्रग है। और इसके अलावा आप फेनिटोइन को इंट्रावीनस रूट से भी दे सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस में फेनिटोइन या फॉस्फेनिटोइन, वाटर सॉल्युबल फेनिटोइन उसको देते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस। और याद रखिएगा स्लो इन्फ्यूजन से देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे देते हैं, स्लो इन्फ्यूजन। सो तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट तक स्लो देंगे, बिकॉज यहाँ पे याद रखिएगा अगर आप फास्ट इन्फ्यूजन देंगे तो यहाँ पे एसिस्टोल हो सकता है पेशेंट को। एसिस्टोल क्यों होगा, मतलब हार्ट बंद हो सकता है पेशेंट का, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी, राइट। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर जाएगा। तो ये एसिस्टोल हो क्यों रहा है, बिकॉज ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे कहाँ पे, ये आपके हार्ट में सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जिससे हो सकता है कंडक्शन ब्लॉक हो जाए,
हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही ना करे तो एसिस्टोल हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, ये तो यूजेस की बात हुई, फेनेटोइन की एपिलेप्सी में कहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा इसके जो अदर यूजेस हैं, एपिलेप्सी के अलावा अदर यूजेस हैं, ओरल रूट से आप यूज़ कर सकते हैं इसको न्यूरोपैथिक पेन में, और इसको आप एज एंटी एरिथमिक ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, और वो मैंने डिस्कस किया है सीवीएस में कि एंटी एरिथमिक ड्रग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फेनेटोइन में यूजेस में ज़्यादातर सवाल नहीं आते। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मैं फास्ट दूंगा तो क्या होगा, राइट। ज़्यादातर सवाल आते हैं साइड इफ़ेक्ट पे, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं आप याद कर सकते हैं एज हाइडेंटोइन। तो अब याद रख सकते हैं एज हाइडेंटोइन। पहला साइड इफेक्ट दोस्तों ये क्या करता है, ये करेगा हिरसुटिज्म एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स, हिरसुटिज्म हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स। दूसरा हाइपर ग्लाइसेमिया, लिम्फ एडिनोपैथी, डायप्लोपिया, एटैक्सिया, निस्टैग्मस। दोस्तों यहाँ पे एक नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। जब भी पेशेंट आपको आके कहेगा कि नर्स लिम्फ एडि हाइपर ग्लाइसेमिया, लिम्फ एडिनोपैथी, डायप्लोपिया, एटैक्सिया, निस्टैग्मस। दोस्तों यहाँ पे एक नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। जब भी पेशेंट आपको आके कहेगा कि नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, जब भी पेशेंट आपको कहेगा कि इम्प्लीकेशन है एटैक्सिया, निस्टैग्मस। दोस्तों यहाँ पे एक नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। जब भी पेशेंट आपको आके कहेगा कि नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, जब भी पेशेंट आपको कहेगा कि सिस्टर मैंने फेनेटोइन ले रहा हूँ और मुझे डायप्लोपिया सब कुछ डबल डबल दिख रहा है, या मुझे चलने में तकलीफ हो रही है, एटैक्सिया हो रहा है, तो इसमें एक नर्सिंग इम्प्लीकेशन यह है कि इसमें ये बता रहे हैं कि फेनेटोइन की टॉक्सिसिटी हो रही है। तो इसमें करना क्या है, आपको करना पड़ेगा TDM, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, और उस हिसाब से डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट दी डोज। सो TDM मतलब दोस्तों थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जो मैंने बताया था जी फार्मा में आपको क्या होता है। तो डायप्लोपिया, एटैक्सिया, इसमें आप थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि पेशेंट फेनेटोइन पे है, डायप्लोपिया, एटैक्सिया हो रहा है, पेशेंट आपको बताता है आपने क्या करना है। तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर को बताएंगे और उसके बाद TDM करेंगे, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। डी से एक और आप याद रखिएगा, डी से ये क्या करता है, विटामिन डी को ये कम करता है। तो विटामिन डी अगर कम होगा तो कैल्शियम कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। भाई विटामिन डी क्यों चाहिए हमें, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए, तो विटामिन डी को कम करेगा। तो डी से आप याद रख सकते हैं, राइट। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, आई से ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है, इंड्यूसेस विटामिन के मेटाबॉलिज्म। तो विटामिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो जाहिर सी बात है विटामिन के का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो विटामिन के कम होगा, और विटामिन के कम होने की वजह से, विटामिन के कम होने की वजह से क्या होगा, कोआगुलेशन फैक्टर कम हो जाएंगे। 2, 7, 9, 10 जो कोआगुलेशन फैक्टर हैं वो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर हैं। तो इमेजिन करो कि जो मदर है वो फेनेटोइन दे रहे हैं आप उसको, और वो प्रेग्नेंट है, तो जो बच्चा है, बच्चे में भी विटामिन के कम होगा, फैक्टर कम होंगे, तो बच्चा जब पैदा होगा उसमें ब्लीडिंग होगा, और उसे हम कहते हैं हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखना है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल में फेनेटोइन को दिया जाए तो जो बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के बाद उसमें हेमरेज होने का रिस्क रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भाई कुछ तो करेंगे हम। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, वी गिव इंजेक्शंस ऑफ विटामिन के, इंजेक्शंस ऑफ विटामिन के इन द 3rd ट्राइमेस्टर। सो प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। राइट, आपको चेक करना है कि फीमेल को मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम कम होगा, तो कैल्शियम कम होने की वजह से क्या हो सकता है, बोन कमज़ोर होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं यहाँ पे है, ये क्या करता है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया मतलब बोन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट ये टीराटोजेनिक है, और इसमें जो दिखता है उसे हम कहते हैं फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, जिसमें आपको क्लेफ्ट लिप और पैलेट देखने को मिलता है। एट लास्ट ये
न्यूट्रोपेनिया प्लस ये अनेमिया भी करता है। और जो अनीमिया है दोस्तों वो है मेगालोब्लास्टिक, राइट। ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्यों करता है? बिकॉज प्लस ये पैलेट देखने को मिलता है। एट लास्ट ये न्यूट्रोपेनिया प्लस ये अनीमिया भी करता है। और जो अनीमिया है दोस्तों वो है मेगालोब्लास्टिक, राइट। ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्यों करता है? बिकॉज ये फॉलिक एसिड को कम करता है। इट डिक्रीजेस फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, तो बॉडी में फॉलिक एसिड कम होगा। तो दोस्तों फेनिटोइन में जितने सवाल हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे ज़्यादातर साइड इफेक्ट पे आते हैं मोस्टली, राइट। तो यहाँ पे मैं किसी एक पॉइंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बिकॉज सारे के सारे एसेंशियली सब के सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है फेनिटोइन। दूसरे ड्रग की बात करते हैं फेनिटोइन के बाद। जो दूसरा ड्रग है वो है कार्बामाजेपिन। सो दोस्तों कार्बामाजेपिन पुराना ड्रग है और इससे हमने दो ड्रग बनाए हैं, ऑक्स कार्बाजेपिन, और ऑक्स कार्बाजेपिन से एक और ड्रग बनाया हमने एसली कार्बाजेपिन, राइट। एसली कार्बाजेपिन करते हैं वैल्प्रोएट। तो आपके एग्जाम में वैल्प्रोएट होगा, वैल्प्रोइक एसिड होगा, एक ही ड्रग है। तो वैल्प्रोएट सबसे पहले ये एपिलेप्सी की बात हो, द ड्रग। तो दोस्तों सोडियम एरिथमिक, इसमें ये बता रहे हैं कि के का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बिकॉज सारे के सारे एसेंशियल है कार्बामाजेपिन। सो दोस्तों कार्बामाजेपिन पुराना ड्रग है और इससे हमने दो ड्रग बनाए हैं, ऑक्स कार्बाजेपिन, और ऑक्स कार्बाजेपिन से एक और ड्रग बनाया हमने एसली कार्बाजेपिन, राइट। एसली कार्बाजेपिन। तो ये जो नए ड्रग्स हैं ऑक्स कार्बाजेपिन और एसली कार्बाजेपिन, कार्बामाजेपिन से ही बने हैं और इनका यूज़ भी कार्बामाजेपिन के जैसा है। देखो अगर कार्बामाजेपिन का यूज़ की मैं बात करूं तो इसको ओरल रूट से दिया जाता है। एपिलेप्सी में कहाँ दोगे आप? सोचो ज़रा, कहाँ दोगे? जीटीसीएस में। और पार्शियल सीजर में लेफ्ट साइड से क्या मिल रहा है? जीटीसीएस, राइट से क्या मिल रहा है? पार्शियल सीजर। तो इनका जो यूज़ है वो हूबहू आपके कार्बामाजेपिन के जैसा है सीजर में। पर इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये क्या करते हैं, लेसर हाइपर सेंसिटिविटी करते हैं। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो कम देखने को मिलता है इनके साथ, पर इनके साथ क्या होता है ज़्यादा, मोर हाइपोनेट्रेमिया। तो दोस्तों ये जो ड्रग्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी कम करते हैं कार्बामाजेपिन के मुकाबले, बट कार्बामाजेपिन के मुकाबले ये हाइपोनेट्रेमिया ज़्यादा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। सो कार्बामाजेपिन, जीटीसीएस, पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर में इनफैक्ट ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है, नर्सिंग एग्जाम में सवाल आ चुका है कि पार्शियल सीजर का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, राइट। इसके अलावा कार्बामाजेपिन को आप बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है, ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट होता है। तो यहाँ पे यूजर्स में दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो आपको आ सकते हैं। ये आपको सवाल ये आ सकता है कि भाई ये जो ड्रग्स हैं ऑक्स कार्बाजेपिन, एसली कार्बाजेपिन, ये कार्बामाजेपिन से किस तरह अलग हैं, राइट। सो दे कॉज लेसर हाइपर सेंसिटिविटी एंड मोर हाइपोनेट्रेमिया। अब बात करते हैं कार्बामाजेपिन के साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स जो हैं कार्बामाजेपिन के, आप याद कर सकते हैं एज हेड्स, राइट। तो नंबर वन दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, ये हाइपोनेट्रेमिया कर सकते हैं। और हाइपोनेट्रेमिया आप याद रखिएगा ये एक डिलेड साइड इफेक्ट है। डिलेड मतलब ये कई महीनों के बाद दिखेगा, एकदम से नहीं दिखता, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन एल्डरली, राइट। सो बुजुर्गों में ज़्यादा दिखता है ये। और दूसरी बात मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादा किसके साथ होता है, ऑक्स कार्बाजेपिन, एसली कार्बाजेपिन। दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी। सो दोस्तों हाइपर सेंसिटिविटी सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं है, एक स्पेक्ट्रम है। और वो स्पेक्ट्रम आपको बताने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ब्लू कलर में लिखूंगा। तो स्पेक्ट्रम में हाइपर सेंसिटिविटी में आता क्या क्या है, एओजिनोफिलिया हो सकता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, ए प्लास्टिक अनेमिया हो सकता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, और स्प्लीनोमेगाली हो सकता है। तो ये ब्लू कलर में जो भी बताया मैंने आपको, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके अलावा ये एटेक्सिया या
डायप्लोपिया कर सकता है, और इसका नर्सिंग इम्प्लीकेशन मैंने आपको बताया है। ये जो साइंस हैं, दीज आर साइंस ऑफ अक्यूट टॉक्सिसिटी। तो ये जब होता है तो अपने को क्या करना है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना है, और उसके हिसाब से क्या करना है, डोज को एडजस्ट करना है। गो फॉर डोज एडजस्टमेंट बेस्ड अपॉन थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सो दोस्तों, यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस आएंगे आपको साइड इफेक्ट पे आएंगे, राइट। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कौन सा ड्रग करता है, या कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, ड्रग्स ऑफ चॉइस कहाँ पर है, राइट। पार्शियल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो कार्बामेज़ेपिन में इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कुछ और ड्रग्स की, जैसे कि लैमोट्रिजिन। तो दोस्तों, लैमोट्रिजिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन सिर्फ क्या थे, सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर थे। ये सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर नहीं है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है, और तीसरा ये ग्लूटामेट को काम करता है। तो ये चीज़ें मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि कितने प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं जिसकी मदद से एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो सोडियम चैनल ब्लॉक, कैल्शियम चैनल ब्लॉक, एंड अ डिक्रीज इन ग्लूटामेट दैट इज सीन विद लैमोट्रिजिन। सो ये 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और अगर हम यूजेस की बात करें दोस्तों, लैमोट्रिजिन ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, अब यूजेस देखो, जीटीसीएस में यूज हो सकता है, माइक्रोनिक सीजर या जेएमई। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला, ये 2 मिला अपने को, राइट हैंड साइड से क्या मिला, पार्शियल सीजर। तो इन तीनों में ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इट इज़ वन ऑफ द सेफर ड्रग इन प्रेगनेंसी। इट इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी, मतलब जब भी आपको पूछेंगे प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी है तो कौन सा ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक आंसर आपका लैमोट्रिजिन हो सकता है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन है, पर क्योंकि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, ये एब्सेंस सीजर में सेकेंड लाइन के तौर पर यूज़ हो सकता है, राइट। तो बिल्कुल उल्टा हो गया किसके, वैल्प्रोइड के। इसके अलावा दोस्तों, लैमोट्रिजिन को आप यूज़ कर सकते हैं एलजीएस में, लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम में। इसको यूज़ कर सकते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है मैं यूज़ करूँगा बीपीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये यूजेस हैं आपके ड्रग लैमोट्रिजिन के। साइड इफेक्ट इसके साथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, कार्बामेज़ेपिन के साथ जो दिखता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे एसजेएस में, बिकॉज वही लंबा लंबा लिखने में टाइम वेस्ट होगा। सो लैमोट्रिजिन पे इतना कोई खास सवाल आपके एग्जाम में आज तक नहीं आया है, आएगा तो यूजेस पे सवाल आएगा, मैकेनिज्म पे या साइड इफेक्ट पे। एक और ड्रग है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जिसका नाम है टोपिरामेट। अब टोपिरामेट जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, उसके अलावा ये पोटेशियम चैनल्स को भी खोलता है, राइट, दूसरा मैकेनिज्म। उसके अलावा ये क्या करता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स ऑफ AMPA एंड काइनेट सबटाइप, राइट। सो अब देखिए, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टोपिरामेट का। अब अगर मैं यूजेस की बात करूं तो इसका जो यूज़ है वो सेम एज लैमोट्रिजिन है। तो हम दोबारा क्यों यहाँ पे फिर से उसी चीज़ों को लिखें, लैमोट्रिजिन मतलब देख सकते हो DTCS, MS, पार्शियल सीजर, बाइपोलर डिसऑर्डर, बिल्कुल सेम है इसका यूजेस। सो लैमोट्रिजिन के यूजेस के अलावा और क्या यूजेस है, देखो, ये एक इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये यूज़ हो सकता है इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। तो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन इसका एक इंपॉर्टेंट यूज़ है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट यूज़ है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसका। साइड इफेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, देखो, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ब्लॉक करता है और उसकी वजह से ये रीनल स्टोन्स कर सकता है, या जिसे हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन से नेफ्रोलिथियासिस क्यों होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डायूरेटिक्स में बताया मैंने आपको, राइट। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन रीनल स्टोन्स कर सकता है दोस्तों। ये वेट लॉस कर सकता है, क्योंकि वेट लॉस कर सकता है तो इसका एक और यूज़ है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। सो ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं along with a drug called as फेंटरमीन। सो फेंटरमीन नामक एक ड्रग है, उसके साथ कंबाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं इसको फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या है, वेट लॉस है, राइट। और तीसरा ये क्या कर सकता है, सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा कर सकता है। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कि टोपिरामेट, किसी ड्रग को टोपिरामेट देने से पहले हमें क्या करना होता है, वी नीड टू डू एन ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, राइट। तो उसका रिस्क है, इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। देखो, यहाँ पे ज़्यादातर एमसीक्यूज टोपिरामेट में आपके एग्जाम में आए नहीं हैं, पर जो एमसीक्यूज अगर आएंगे तो ये इन पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, राइट। साइड इफेक्ट पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यूज आए। कुछ और ड्रग्स हैं यहाँ पे, जैसे कि जोनिसामाइड। दोस्तों, जोनिसामाइड ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है।
इट कैन बी यूज्ड इन GTCS, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर। साइड इफेक्ट, ये भी कार्बनिक एनाइड्रेज ब्लॉकर है और ये भी रीनल स्टोन्स कर सकता है, बिकॉज ये इसका स्ट्रक्चर जो है टोपिरामिड की तरह है, राइट। लाकोसामाइड, ये सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर है सकता है, बिकॉज ये इन GTCS, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर। साइड इफेक्ट, ये भी कार्बनिक एनाइड्रेज ब्लॉकर है और ये भी रीनल स्टोन्स कर सकता है, बिकॉज ये इसका स्ट्रक्चर जो है टोपिरामिड की तरह है, राइट। लाकोसामाइड, ये सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर है और इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ पार्शियल सीजर में होता है। रोफिनामाइड, ये भी सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर है और इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ राइट। लाकोसामाइड, ये सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर है और इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ पार्शियल सीजर में होता है। रोफिनामाइड, ये भी सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर है और इसका जो यूज़ है वो LGS में है या लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम में है। तो दोस्तों ये आपके ड्रग्स हैं। तो अब तक अगर आपने देखा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो वैल्प्रोइट है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं आपके लिए वो फेनिटोइन है और कार्बामेज़ेपिन है। अब बढ़ते हैं आगे और तीसरे क्लास की बात करते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर में एक लौता ड्रग है जिसका नाम है इजोगाबाइन, या फिर इसको हम रेटिगाबाइन भी कहते हैं। और दोस्तों ये यूज़ होता है सिर्फ पार्शियल सीजर में। साइड इफेक्ट, ये रेटिनल डिपॉजिट्स कर सकता है, आपके रेटिना में डिपॉजिट्स बना सकता है, प्लस इट कैन कॉज ब्लू पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स और लिप्स का ब्लू पिगमेंटेशन कर सकता है। तो ये रेटिनल डिपॉजिट्स की वजह से इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता और इस ड्रग पे सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है, राइट। चौथा देखते हैं वो ड्रग्स जो क्या कर सकते हैं, विच कैन डिक्रीज ग्लूटामेट इफेक्ट। तो वो ड्रग ओपनर, ये रेटिनल पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स और लिप्स का ब्लू पिगमेंटेशन कर सकता है। तो ये रेटिनल डिपॉजिट्स की वजह से इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता और इस ड्रग पे सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है, राइट। चौथा देखते हैं वो ड्रग्स जो क्या कर सकते हैं, विच कैन डिक्रीज ग्लूटामेट इफेक्ट। तो वो ड्रग्स जो ग्लूटामेट के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 एक ड्रग है फेल्बामेड। फेल्बामेड, या फिर मैं पहले इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। नंबर 1 ड्रग है NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो NMDA रिसेप्टर तो ग्लूटामेट रिसेप्टर है, इसको ब्लॉक करने वाला जो ड्रग है उसका नाम है फेल्बामेड। सो दोस्तों ये जो ड्रग है आप यूज़ कर सकते हैं GTCS में और पार्शियल सीजर में। हालांकि इसको प्रीफर नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ बोन मैरो सप्रेशन और इट कैन कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस एज वेल एज हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो आज की डेट पे देखो इसके यूजेस पे सवाल कभी नहीं पूछेंगे। वो अगर सवाल पूछेंगे तो भाई इसको प्रीफर क्यों नहीं करते, साइड इफेक्ट क्या है। दूसरा है AMPA रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स हैं जैसे कि पेराम्पानिल और टेलाम्पानिल। तो ये जो ड्रग्स हैं पेराम्पानिल, टेलाम्पानिल, ये अप्रूव्ड हुए हैं सिर्फ पार्शियल सीजर के लिए। की डेट पे देखो इसके यूजेस पे सवाल कर, रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स हैं जैसे कि पेराम्पानिल और टेलाम्पानिल। तो ये जो ड्रग्स हैं पेराम्पानिल, टेलाम्पानिल, ये अप्रूव्ड हुए हैं सिर्फ पार्शियल सीजर के लिए। तीसरा एक ड्रग है जिसमें 2 ड्रग्स हैं आपके, प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन। सो दोस्तों इन ड्रग्स को अगर आप देखेंगे पार्शियल सीजर के लिए। तीसरा एक ड्रग है जिसमें 2 ड्रग्स हैं आपके, प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन।
सो दोस्तों इन ड्रग्स को अगर आप देखेंगे कई बार आपके टेक्स्ट बुक्स गाबा में मेंशन करते हैं बिकॉज इनके नाम में गाबा है, पर याद रखिएगा जो रीसेंट फाइंडिंग है उसके हिसाब से इन ड्रग्स का गाबा से कोई लेना देना नहीं है, राइट। इनका गाबा से कोई लेना देना नहीं है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देखो सपोज ये आपका सिनैप्स है, राइट, ये आपका सिनैप्स है और यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि अंदर कैल्शियम को लेकर के जाते हैं और यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कराते हैं कैल्शियम अंदर जाने के बाद। जो नया मैकेनिज्म है वो ये है कि प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन क्या करते हैं, वो इस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और अगर मैंने कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, कैल्शियम अंदर जाएगा नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा नहीं। तब आप खुद समझो कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर कम होने की वजह से एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट आ रहा है तो वो किसकी वजह से होगा, गाबा या ग्लूटामेट। जाहिर सी बात है हम किसको कम कर रहे हैं यहाँ पे, एक्साइटेशन को, मतलब किसको कम कर रहे हैं, ग्लूटामेट। तो इनका जो मैकेनिज्म है आज की डेट पे ये माना जाता है कि ये ग्लूटामेट को कम करके काम करते हैं, राइट, बाय दिस मैकेनिज्म, बाय ब्लॉकिंग प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स। यूज जो है प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन, ये दोनों एपिलेप्सी में कहाँ यूज़ होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पार्शियल सीजर में यूज़ होते हैं, पार्शियल सीजर में यूज़ होते हैं। और दोनों ड्रग्स आपके प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन दोनों पार्शियल सीजर में यूज़ होते हैं, पर देयर आर सम अदर यूजेस ऑफ गाबापेंटिन। तो दो यूजेस है, पार्शियल सीजर और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, राइट। तो ये दोनों यूजेस कॉमन है प्रीगैबलिन गाबापेंटिन के। गाबापेंटिन के कुछ अदर यूजेस हैं। सो व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ गाबापेंटिन? Gabapentin can also be used for prophylaxis of migraine, post herpetic neuralgia, prophylaxis of migraine, post herpetic neuralgia as well as in bipolar disorder। तो ये कुछ और यूजेस हैं, ये कुछ और यूजेस हैं गाबापेंटिन के, राइट। सो दोस्तों प्रीगैबलिन गाबापेंटिन, इनमें एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये क्या करते हैं, सोमनोलेंस और डिजीनेस करेंगे। तो ब्रेन में एक्साइटेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको नींद लगेगा, सोमनोलेंस आएगा, डिजीनेस होगा, राइट। प्रीगैबलिन गाबापेंटिन, इनमें एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये क्या करते हैं, सोमनोलेंस और डिजीनेस करेंगे। तो ब्रेन में एक्साइटेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको नींद लगेगा, सोमनोलेंस आएगा, डिजीनेस होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो आपको याद रखना है, प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन। तो ये हमारा चौथा क्लास था। पांचवा, वो ड्रग्स विच कैन इंक्रीज गाबा इफेक्ट। सो गाबा के इफेक्ट को बढ़ाने वाले दो ड्रग्स हैं, एक है यहाँ पे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि गाबा के इफेक्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक गाबा का सिनैप्स ड्रॉ करते हैं, सपोज ये आपका गाबा का सिनैप्स है, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे क्या है, गाबा है, और गाबा के दो रिसेप्टर हैं, एक गाबा ए रिसेप्टर है, एक गाबा बी रिसेप्टर है। जब भी गाबा रिलीज होता है वो ए या बी पे काम करेगा, काम करने के बाद वापस गाबा चले जाएगा, इसे हम कहते हैं रीअपटेक। या गाबा आपके सिनैप्स में मेटाबोलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज गाबा ट्रांसएमिनेज, गाबा ट्रांसएमिनेज, राइट। अब देखो आगे होता क्या है, ए पे काम करेगा तो ए जो है ये कहाँ है, सबसे पहली बात ये ब्रेन में है। बी कहाँ है, बी है स्पाइनल कॉर्ड में। और ब्रेन में करता क्या है, ये जो इफेक्ट आप ढूंढ रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट, वो आपको ब्रेन में ये बना करके देगा। स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या करके देगा आपको, ये आपको मसल रिलैक्सेशन करके देगा गाबा बी में, मतलब मसल रिलैक्सेंट वाला इफेक्ट आएगा, राइट। तो अब हम ड्रग्स की बात करेंगे यहाँ पे, अब हम ड्रग्स की बात करेंगे। देखो मुझे एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट चाहिए ना, तो मेरा टारगेट कौन होना चाहिए, गाबा ए रिसेप्टर। तो मैं एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट कैसे ला सकता हूँ, नंबर वन, मैं डायरेक्टली स्टिमुलेट करूंगा इनको बाय गिविंग ड्रग्स लाइक बेंजोडाइजेपिन या बार्बिचुरेट्स। ये दोस्तों क्या हैं, गाबा ए के एगोनिस्ट हैं। तो ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा इनके बारे में डिटेल में, तब मैं बताऊंगा एपिलेप्सी में कहाँ यूज होता है। दूसरा तरीका है इनडायरेक्टली मैं क्या करूँ, मैं सिनैप्स में गाबा को बढ़ाऊंगा और फिर ये गाबा आकर के गाबा ए को स्टिमुलेट करेगा। अब गाबा को कैसे बढ़ाएंगे ये अलग सवाल है। मैं रीअपटेक को ब्लॉक करूंगा बाय गिविंग अ ड्रग कॉल्ड एज टियागाबाइन, या फिर मैं मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करूंगा बाय गिविंग अ ड्रग कॉल्ड एज वाइगाबाट्रिन, राइट। तो ये जो दो ड्रग हैं ये गाबा को बढ़ाएंगे, ये जो दो ड्रग हैं ये रिसेप्टर को जाकर के स्टिमुलेट करेंगे। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, एक गाबा बी का एगोनिस्ट है जिसका नाम है बैक्लोफेन, और बैक्लोफेन यूज कैसे होता है, एज ए मसल रिलैक्सेंट।
राइट, टियागाबाइन, या फिर मैं मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करूंगा बाय गिविंग अ ड्रग कॉल्ड एज वाइगाबाट्रिन, राइट। तो ये जो दो ड्रग हैं ये गाबा को बढ़ाएंगे, ये जो दो ड्रग हैं ये रिसेप्टर को जाकर के स्टिमुलेट करेंगे। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, एक गाबा बी का एगोनिस्ट है जिसका नाम है बैक्लोफेन, और बैक्लोफेन यूज कैसे होता है? एज ए मसल रिलैक्सेंट। सो बैक्लोफेन मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज होता है, ये गाबा बी एगोनिस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए कि बैक्लोफेन का मैकेनिज्म क्या है, गाबा बी एगोनिज्म यूज कहाँ होता है? एज ए मसल रिलैक्सेंट। अब यहाँ पर ड्रग्स की बात करते हैं, दो ड्रग्स हमने डिस्कस करने हैं, एक है टियागाबाइन। तो टियागाबाइन जो है इसका मैकेनिज्म मैंने बताया आपको, इट इनहिबिट्स रीअपटेक ऑफ गाबा, राइट। ये यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों? ये पार्शियल सीजर में यूज़ होता है। साइड इफेक्ट, इट कैन कॉज सीजर इन नॉन एपिलेप्टिक। नॉन एपिलेप्टिक्स मतलब एक ऐसा पेशेंट जिसको दौरा नहीं पड़ता, उसको गलती से आपने टियागाबाइन या उसने गलती से ले लिया तो उसको दौरा पड़ सकता है टियागाबाइन से। दूसरा जो ड्रग है दोस्तों वो है वाइगाबाट्रिन, और ये जो ड्रग है वाइगाबाट्रिन ये कैसे काम करता है? गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, ये क्या है? गाबा, इसके नाम में ही छुपा इसका मैकेनिज्म क्या है? ये गाबा है टियागाबाइन। एपिलेप्टिक, नॉन एपिलेप्टिक्स मतलब एक ऐसा पेशेंट जिसको दौरा नहीं पड़ता, उसको गलती से आपने टियागाबाइन या उसने गलती से ले लिया तो उसको दौरा पड़ सकता है टियागाबाइन से। दूसरा जो ड्रग है दोस्तों वो है वाइगाबाट्रिन, और ये जो ड्रग है वाइगाबाट्रिन ये कैसे काम करता है? गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, ये क्या है? गाबा, इसके नाम में ही छुपा इसका मैकेनिज्म क्या है? ये गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर है। सो दिस इज अ गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर वाइगाबाट्रिन। यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों? ये यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पार्शियल सीजर, और ये यूज़ होता है इन्फेंटाइल स्पाज्म में। देखो इन्फेंटाइल स्पाज्म में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा वो डिपेंड करता है कि इन्फेंटाइल स्पाज्म विथ ट्यूबरोस्क्लेरोसिस है या विदाउट ट्यूबरोस्क्लेरोसिस है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर ट्यूबरोस्क्लेरोसिस होगा पेशेंट को तो यहाँ पे जो प्रीफर्ड ड्रग है वो वाइगाबाट्रिन है, नहीं है तो आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ACTH है। तो इन्फेंटाइल स्पाज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रग ऑफ चॉइस या तो वाइगाबाट्रिन हो सकता है या ACTH। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको MCQ आ सकता है। साइड इफेक्ट क्या है? वाइगाबाट्रिन का साइड इफेक्ट है इट कैन कॉज इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, राइट। इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स कैन बी सीन विद वाइगाबाट्रिन, राइट दोस्तों। तो ये आ सकता है। साइड इफेक्ट क्या है? ट्यूबरोस्क्लेरोसिस होगा पेशेंट को तो यहाँ पे जो प्रीफर्ड ड्रग है वो वाइगाबाट्रिन है, नहीं है तो आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ACTH है। तो इन्फेंटाइल स्पाज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रग ऑफ चॉइस या तो वाइगाबाट्रिन हो सकता है या ACTH। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको MCQ आ सकता है। साइड इफेक्ट क्या है? वाइगाबाट्रिन का साइड इफेक्ट है इट कैन कॉज इरिवर्सिबल, ही है तो आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ACTH है। तो इन्फेंटाइल स्पाज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रग ऑफ चॉइस या तो वाइगाबाट्रिन हो सकता है या ACTH। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको MCQ आ सकता है। साइड इफेक्ट क्या है? वाइगाबाट्रिन का साइड इफेक्ट है इट कैन कॉज इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, राइट। इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स कैन बी सीन विद वाइगाबाट्रिन, राइट दोस्तों। तो ये पांचवा गाबा वाले ड्रग्स थे। छठा एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसे हम कहते हैं SV2A ब्लॉकर, A ब्लॉकर। और ये जो SV2A ब्लॉकर्स हैं इसमें दो ड्रग्स हैं, लेवेटिरासेटाम, तो एक ड्रग है लेवेटिरासेटाम और एक और ड्रग है ब्रिवारसेटाम। और ये दोनों ड्रग एक जैसे हैं, एक ही क्लास के ड्रग हैं। तो जो भी मैं लेवेटिरासेटाम के बारे में बताऊंगा वो बिल्कुल ब्रिवारसेटाम के जैसा ही होगा। तो देखो SV2A को ब्लॉक करने से ये करते क्या हैं ये अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें पता नहीं है, पर ये आंकलन लगाया जा रहा है कि SV2A को ब्लॉक करने से ग्लूटामेट का रिलीज ब्लॉक होता है, राइट। यूज़ कहाँ होता है? देखो ये एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं फॉर GTCS, पार्शियल सीजर, माइक्रोनिक सीजर, और ये भी क्या है? सेफ इन प्रेगनेंसी। सो दोस्तों
वो ड्रग्स जो एपिलेप्सी में सेफ हैं प्रेगनेंसी में, एक याद करो मैंने आपको बताया था वो ड्रग का नाम क्या है, लैमोट्रिजिन। दूसरा ड्रग अभी मैं बता रहा हूँ लेवेटिरासेटाम। तीसरा ड्रग लिख लो अभी क्लोनाजेपाम। तो 3 ड्रग्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं प्रेगनेंसी में और जो सेफ हैं, ये वो 3 ड्रग्स हैं। ड्रग्स सेफ इन प्रेगनेंसी, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। तो लेवेटिरासेटाम के ये यूजेस हैं। इसके अलावा तो ये आप ओरल रूट से देते हैं, इसके अलावा इंट्रावीनस रूट से आप यूज़ कर सकते हैं इसको फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो ये यूजेस हैं दोस्तों इसके, और SV2A इनिबिटर्स के। तो ये ड्रग्स हैं जो हमने एपिलेप्सी में डिस्कस किया, राइट। बाकी स्टेटस एपिलेप्टिकस का ट्रीटमेंट वो मेडिकल मैनेजमेंट है। तो क्या होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में, कैसे ड्रग्स देते हैं, वो मेडिसिन में कवर होगा। मेरा काम था यहाँ पर आपको ये बताना कि ड्रग्स कौन कौन से हैं, कौन से क्लासेस में हैं, और कैसे हम उनको अलग अलग एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं।